दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैं आप सभी के लिए एक शानदार नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है अर्जुन द मार्शल शोल। तो बिना किसी देरी और बिना किसी बकवास के आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। हस्तिनापुर डीसी के केंद्रीय चौक में रैंकिंग में हुए बदलावों की खबर जंगल की आग की तरह पूरे परिसर के हर कोने में फैल गई। अर्जुन वर्मा की प्रसिद्धि भी उसी अनुपात में बढ़ गई। जिन लोगों ने उनके बारे में सुना था, उनमें से अधिकांश केवल इतना जानते थे कि वह 8वें स्तर 8th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं। काल भैरव पीठ में प्रवेश के लिए उनकी भर्ती परीक्षा, जिसमें उन्होंने स्नेहा शर्मा को हराकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, उसे हस्तिनापुर के अधिकांश लोगों ने नहीं देखा था और नहीं समझा था। इसके बजाय जिस चीज ने उन्हें लोगों के ध्यान में लाया, वह थी वेल्किन फॉल्स में उनकी जीत, जहां 5वें मंच पर प्रबुद्धता प्राप्त करके उन्होंने वही उपलब्धि हासिल की थी जो हेक्टर मार्टिनडेल ने की थी। उसी दिन बाद में उन्होंने जॉन फॉल्कनर को मार डाला, जिसे हर कोई घोस्ट ब्लेड भूतिया तलवार कहता था। फॉल्कनर की ताकत पौराणिक थी, उसकी हार अकल्पनीय थी, फिर भी अर्जुन वर्मा ने उसे संभव कर दिखाया। उसके बाद उन्होंने काल भैरव घाटी के परीक्षण में प्रवेश किया। कई मास्टर योद्धाओं ने काल भैरव फल हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन केवल अर्जुन वर्मा सफल रहे। उन्होंने उनमें से 8 प्राप्त किए और परीक्षण जीत लिया। उस उपलब्धि के झटके ने पूरे परिसर को हिलाकर रख दिया था। घाटी के बाहर दर्जनों लोगों ने फल छीनने के लिए उन पर हमला किया, लेकिन वे विफल रहे और अर्जुन वर्मा ने उन सभी को मार डाला। योद्धाओं की रैंकिंग में उनकी प्रगति अब रुकने वाली नहीं लग रही थी। एक दिन बाद पेल्स पीठ द्वारा आयोजित सम्मेलन में अर्जुन वर्मा ने उन योद्धाओं को चुनौती दी जो उनकी स्थिति पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने उन सभी के खिलाफ अपनी बाजी जीती। उन्होंने कुंवर की क्षमताओं को नष्ट कर दिया और नील ग्रांट तथा इवरेट एंसन को मार डाला। उनके प्रदर्शन ने रैंकिंग में रेन थॉम्पसन की स्थिति को विस्थापित कर दिया और उन्हें एक स्थान नीचे धकेल दिया। जैसे जैसे यह चौंकाने वाली खबर फैली, अर्जुन वर्मा हस्तिनापुर के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। हालांकि अर्जुन वर्मा अपनी इस नई प्रसिद्धि से पूरी तरह अनजान थे। जबकि केंद्रीय चौक में हंगामा मचा था, वह अपने कमरे में शांति से ध्यान मेडिटेट कर रहे थे। उनकी 8वें स्तर की क्षमताएं अब स्थिर हो चुकी थीं। अब उन्हें 9वें स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। अर्जुन वर्मा, अभी बाहर आओ, उनके दरवाजे के बाहर किसी ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने आंखें खोलीं, लेकिन वह अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने अपना संयम और अपनी ध्यानपूर्ण अवस्था बनाए रखी। पिछले 3 दिनों से कोई अर्जुन के दरवाजे पर चिल्ला रहा था, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। 2 दिन बाद अर्जुन का ध्यानाभ्यास उन्हें 8वें स्तर की ऊपरी सीमा तक ले गया। जब अवसर आएगा तो वह आसानी से 9वें स्तर पर पहुंच सकेंगे। वह खड़े हुए, अंगड़ाई ली और बाहर टहलने का फैसला किया। उनकी स्वेच्छा से ली गई एकांतवास ने उन्हें इस बात से अनजान रखा था कि परिसर में क्या हो रहा है। इसके अलावा 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश करनी थी। वह इस पर निर्भर नहीं रह सकते थे कि अवसर खुद उनके पास आए। वह अपने कमरे से बाहर निकले और प्रांगण से होकर आगे बढ़े। तभी उनके पीछे से एक आवाज ने उन्हें रोक दिया। यह आवाज गुस्से से ठंडी थी। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? अर्जुन ने मुड़कर देखा। उन्हें रोकने वाला व्यक्ति एक युवक था जो उन्हें गहरी और जलती हुई नफरत के साथ घूर रहा था। अर्जुन पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें याद नहीं था कि वह इस
व्यक्ति से पहले कभी मिले हैं। उसे नाराज करना तो दूर की बात है। क्या तुम वही पागल हो जो पिछले एक हफ्ते से मेरे दरवाजे के बाहर चिल्ला रहा है? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हें बताना होगा। यह बहुत ही कष्टप्रद रहा है। यदि उनका ध्यान और इच्छा शक्ति मजबूत न होती तो उनका प्रशिक्षण प्रभावित हो गया होता। अर्जुन को इस हस्तक्षेप से गुस्सा था। हाँ, हमें बात करने की जरूरत है। या कुछ और? उस युवक की शत्रुता स्पष्ट थी। वे कहते हैं कि तुम 8वें स्तर पर पहुंच गए हो। वे कहते हैं कि तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। लेकिन क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? मैं यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। और सच कहूं तो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यदि तुम यह जारी रखते हो, बताओ, क्या तुम वह कहावत जानते हो कि उल्टी सीधी हरकतें करने का परिणाम बुरा होता है? क्यों न तुम कहीं और जाकर अपना खेल खेलो? अर्जुन ने उसे खारिज कर दिया। उनका समय कीमती था और वह अपना समय हर उस व्यक्ति के साथ बर्बाद करने का इरादा नहीं रखते थे जो अपनी ताकत साबित करने के लिए उनसे लड़ना चाहता था। उन्हें अपने प्रशिक्षण पर ध्यान देना था। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर पीठ फेरी और जाने लगे। उस युवक ने तेजी से दौड़कर उन्हें घेर लिया और उनका रास्ता रोक दिया। तुम्हारा डर स्पष्ट है, उस व्यक्ति ने व्यंग्य करते हुए कहा। और तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। चलो देखते हैं कि क्या तुम वास्तव में रैंकिंग में मेरी जगह लेने के लायक हो। अर्जुन ने उलझन में भौहें सिकोड़ी। पिछले कुछ दिनों के एकांतवास का मतलब था कि उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि उनका नाम रैंकिंग में कब आया, या कि वह अब चौथे स्थान पर हैं। उस युवक ने हमला किया। उसने अपनी हथेली में भारी शक्ति उत्पन्न की और उसे अर्जुन की ओर निर्देशित किया। हालांकि अर्जुन ने चकमा दे दिया, लेकिन उस धमाके की ताकत से धूल और मलबा आसमान में चक्कर काटने लगा। वहां लड़ाई शुरू हो गई है। चलो चलते हैं और देखते हैं, किसी ने प्रांगण के ऊपर धूल के गुबार को देखकर कहा। लड़ाई की ऐसी घटनाएं दर्शकों को तकनीक सीखने का मौका देती थीं। कुछ ही मिनटों में भीड़ एक सम्मानजनक आकार तक बढ़ गई। कौन लड़ रहा है? किसी ने दूसरों के सिर के ऊपर से देखने की कोशिश करते हुए पूछा। अर्जुन वर्मा और रेन थॉम्पसन, उनके साथी ने उन दोनों को पहचानते हुए उत्तर दिया। रेन पहले रैंकिंग में चौथे स्थान पर था, लेकिन वह 5वें पर गिर गया। अर्जुन ने उसकी जगह ले ली। यह बदला लेने वाला मैच है। हालांकि थॉम्पसन की हथेली की शक्ति असीमित लग रही थी, लेकिन अर्जुन उसे खुद पर हावी नहीं होने देने वाले थे। अर्जुन ने उसी के समान प्रहार किया। उनके प्रहार की शक्ति प्रभावशाली थी। इसने थॉम्पसन को बिजली के कड़कने जैसी आवाज के साथ पीछे धकेल दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत होगे, रेन हांफते हुए बोला। अर्जुन ने एक ही प्रहार में उसे पीछे धकेल दिया था। वह शर्मिंदा, लज्जित और गुस्से में था। ओह सचमुच? तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें रैंकिंग से हटा दिया। तुम्हें क्या लगता है यह कैसे हुआ? ढक्कन इकट्ठा करके अर्जुन ने व्यंग्य किया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रेन ने तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई मोल ले ली जिसे खुद से ज्यादा मजबूत माना जाता है। किसी भी स्थिति में अर्जुन अब एक रूपांतरण चरण, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में पहुंच चुके थे और उनके हर प्रहार में वह शक्ति थी। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों के प्रशिक्षण ने उनकी 8वें स्तर की क्षमताओं को चरम सीमा तक बढ़ा दिया था। वह अब उस समय की तुलना में और भी मजबूत हो गए थे जब वह सम्मेलन के दौरान मंच पर थे। रेन गुस्से में चिल्लाया और
उसने अपनी म्यान से एक रहस्यमय लंबी तलवार निकाली। वह इसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। इसकी ठंडी रोशनी बुरी तरह चमक रही थी। वह अर्जुन को सिर से पैर तक काट देना चाहता था। इसे लो, रेन ने तलवार को आत्मविश्वास से घुमाते हुए कहा। क्या फायदा, अर्जुन ने कहा और अपने पीछे से निकाले गए। ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर से रेन के प्रहार को आसानी से रोक दिया। भाला उसी रूपांतरण शक्ति से भरा था जो अर्जुन के भीतर बह रही थी, और इसकी रोशनी किसी भी चीज को भेद सकती थी। रेन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसने अपने बाएं कंधे में एक तेज दर्द महसूस किया। जब तक उसने देखा तब तक उसके कपड़े खून से तर हो चुके थे। अर्जुन का भाला जोर से बाहर निकला था, जो उसे वहीं स्थिर कर रहा था। उसने अर्जुन को भय के साथ देखा। कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि अगर भाला उसके गले पर निशाना लगाकर चलाया जाता तो क्या होता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अर्जुन इतना मजबूत है, भीड़ में किसी ने हांफते हुए कहा। अर्जुन स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति को रोक रहे थे। फिर भी रेन गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनकी क्षमताओं के बीच का अंतर स्पष्ट था। इसका सामना करो, तुम अपनी क्षमता से बाहर निकल रहे हो, अर्जुन ने कहा। उनका स्वर चिड़चिड़ा और सहानुभूतिपूर्ण था। रेन क्रोधित था। उसे रैंकिंग में चौथे स्थान पर रखा गया था और उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। इससे पहले कि कोई समझ पाता, रेन ने खुद को भाले से झटके के साथ अलग किया। अपने काम करने वाले दाहिने हाथ से तलवार उठाई और चिल्लाते हुए अर्जुन के सिर पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसके दाहिने कंधे में दर्द उठते ही वह रुक गया। हिलना नहीं, अर्जुन ने आदेश दिया। उनकी आवाज से सारी गर्मी खत्म हो गई थी। यदि तुम हिले तो मैं तुम्हें कहीं ऐसी जगह मारूंगा जहां से तुम ठीक नहीं हो पाओगे। रेन ने अपने दाहिने कंधे की चोट को देखा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम कमीने, वह चिल्लाया। उसने खुद को भाले से खींच लिया, अपना हाथ नीचे किया और तलवार को पकड़कर अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने उसे आने दिया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रहार करने की दूरी पर पहुंचता, रेन ने महसूस किया कि कुछ बहुत तेज और ठंडी चीज उसके गले पर दबाव बना रही है। वह पूरी तरह रुक गया। वह जानता था कि उसके एडम्स एप्पल पर जो टिका था वह अर्जुन के भाले की नोक थी। वह सचमुच मौत से 1 इंच दूर था। नहीं, तुम मुझे नहीं मारोगे, अर्जुन ने शांति से घोषणा की। तुम न तो इतने मजबूत हो और न ही प्रतिभाशाली, और मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा, कम से कम आज तो नहीं। लेकिन अगर तुम दोबारा मेरे पीछे आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसे अपनी एकमात्र चेतावनी समझो, यह कहते हुए अर्जुन ने रेन के गले से भाला निकाला और उसे इस तरह घुमाया कि भाले की छड़ उसके पसलियों पर जा लगी। पसलियों के टूटने की आवाज सुनकर दर्शक सिहर उठे। रेन खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसकी ओर पीठ की और वहां से चले गए। रेन, जो हांफ रहा था, ने भीड़ की बातें सुनी और अधिक गुस्से में भर गया। अर्जुन के प्रति उसकी नफरत एक आग की तरह जल रही थी। उसने फैसला किया कि जब भी मौका मिलेगा वह अपना बदला जरूर लेगा। रेन थॉम्पसन को अपने दिमाग से बाहर निकालते हुए अर्जुन वर्मा बॉबी से मिलने गए। अर्जुन वर्मा की 2 उपचार गोलियों की मदद से बॉबी की अधिकांश चोटें अच्छी तरह से भर गई थीं। वह पहले ही अपने प्रशिक्षण में लौट चुका था और डेविड उसकी देखभाल कर रहा था। अर्जुन वर्मा राहत महसूस करते हुए बॉबी के कमरे से निकले। 4 घंटे बाद
अर्जुन वर्मा हस्तिनापुर के परिसर में कहीं और एक पहाड़ पर एक विशेष स्थान पर पहुंचे। यह एक सुंदर यात्रा थी। पहाड़ वनस्पति से हरा भरा था और बादलों तथा धुंध से घिरा हुआ था। इसकी तलहटी में एक साफ मछलियों से भरी नदी थी। अर्जुन वर्मा पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर एक गुफा तक गए। हालांकि गुफा कई वर्षों से वीरान थी, लेकिन यह कभी किसी का घर रही थी और इसमें फर्नीचर अभी भी अच्छी स्थिति में था। वह पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने दर्जनों डेमोनिक पिल्स, राक्षसी गोलियां बाहर निकाली। गोलियों का रंग, आकार और ग्रेड सभी अलग अलग थे और प्रत्येक ने एक अलग राक्षसी आभा, ऑरा छोड़ी। उन्होंने इनमें से अधिकांश गोलियां तब प्राप्त की थीं जब उन्होंने ब्लू रिज पहाड़ों में डेमोनिक जानवरों, राक्षसी जानवरों का शिकार किया था। उससे पहले जब वह प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्होंने अपने शरीर में मोती में संग्रहित तात्विक ऊर्जा को संतृप्ति बिंदु के करीब महसूस किया था। परिणामस्वरूप उन्होंने इस अतिरिक्त तात्विक ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए इन डेमोनिक पिल्स का उपयोग किया था। अब उन्होंने जो सीखा था और अपनी क्षमताओं के विस्तार को देखते हुए वह इस अतिरिक्त तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मोती का उपयोग करना चाहते थे। अर्जुन वर्मा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपना डिवाइन सेंस, दिव्य बोध जारी किया और उसी समय एक डेमोनिक पिल उठाई। उन्होंने इसे हवा में उठाने के लिए अपने डिवाइन सेंस का उपयोग किया। एक चमकदार रोशनी चमकी और कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी प्रकार के आध्यात्मिक चूषण ने उनकी आत्मा को पकड़ लिया हो। साइफनिंग, सोखने वाली शक्ति डेमोनिक पिल के चारों ओर लिपटी और अर्जुन वर्मा ने खुद को अपने डिवाइन सेंस का पूरा उपयोग करने की अनुमति दी। उन्होंने मोती द्वारा तात्विक ऊर्जा के अवशोषण की गति और लय को नियंत्रित किया। विल रिफाइनिंग कौशल का अभ्यास करने के बाद उनकी आत्मा उनके डिवाइन सेंस की तरह मजबूत थी। मोती पर उनका नियंत्रण बहुत अधिक सुचारू था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। अर्जुन वर्मा ने मोती का उपयोग एक के बाद एक हर डेमोनिक पिल से तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया। अंत तक उनका मोती फिर से शक्ति से लगभग संतृप्त भरा हुआ था। शायद उन्हें मोती के अवशोषण के लिए कुछ शक्तिशाली वस्तुओं को खोजने की आवश्यकता थी, जिसके बाद वह फिर से हरी ओस की बूंदों को छोड़ने में सक्षम होगा। 3 दिनों तक वह बिना आराम के रहे। मोती को तात्विक ऊर्जा अवशोषित करने के लिए नियंत्रित किया। उनका डिवाइन सेंस बुरी तरह से परखा गया था। जब वह समाप्त हुए तो वह गुफा में एक विशाल चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गए। अपनी थकी हुई डिवाइन सेंस को बहाल करने के लिए अपनी ध्यान तकनीकों का उपयोग किया। कुछ समय बाद गुफा के बाहर 2 लोग दिखाई दिए। दोनों 17 और 18 के बीच की युवा छरहरी महिलाएं थीं। दोनों सुंदर और जीवंत थीं, सुंदर चेहरों, गोरी त्वचा और नाजुक चेहरे की विशेषताओं के साथ। दाईं ओर वाली दोनों में बड़ी, विशेष रूप से आश्चर्यजनक थी, जिसके पास परी जैसी अलौकिक सुंदरता थी। यह गुफा अच्छी तरह से दूर है। यह हमारे लिए एकांत में प्रशिक्षण लेने के लिए एकदम सही जगह होगी, छोटी लड़की ने सुझाव दिया। अच्छा विचार है, सीनियर बड़ी ने सिर हिलाया। चलो अंदर चलते हैं और एक नजर डालते हैं। वे दोनों गुफा में प्रवेश कर गईं। उनके उद्देश्यों के लिए इसकी स्पष्ट पूर्णता तब वाष्पित हो गई जब उन्होंने अर्जुन वर्मा को बैठकर शांति से ध्यान करते देखा। धत, छोटी लड़की ने कहा। किसी ने हमसे पहले ही बाजी मार ली, बड़ी लड़की हिचकिचाई। वह अर्जुन वर्मा से अपनी खूबसूरत आंखें नहीं हटा सकी। हमें बेहतर होगा कि जाना चाहिए, उसने आह भरी। चलो कहीं और खोजते हैं।
एक मिनट रुको छोटी, लड़की ने कहा। उसके लहजे में एक अहंकार था जो उसके सुखद बाहरी रूप को झुठलाता था। हमें ही जाने वाले क्यों बनना है? मैं देख सकती हूं कि उनका ध्यान 8वें स्तर पर है। हमें बस उन्हें यहां से भगाने की जरूरत है। सीनियर लड़की ने तुरंत आपत्ति नहीं की। वह अपने प्रशिक्षण में सफलता के कगार पर थी और उसे जारी रखने के लिए तत्काल एक शांत जगह की आवश्यकता थी। उसकी चुप्पी को सहमति मानकर छोटी लड़की अर्जुन वर्मा के पास गई और उनके सामने खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, इसलिए यह मूर्खतापूर्ण नाटक बंद करो। हमें इस गुफा में प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, इसलिए निकास द्वार वहीं है। बाहर जाते समय फर्नीचर से मत टकराना। उसका लहजा कठोर था। उसके निर्देश स्पष्ट थे और अर्जुन वर्मा ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगा जैसे उसने उसे सुना ही नहीं। क्या तुम्हें मुझे सबक सिखाने की जरूरत है? उसने पूछा। अर्जुन वर्मा ने उसे परमानंद उदासीनता के साथ अनदेखा करना जारी रखा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। 9वें स्तर की शक्ति उसकी हथेली में जमा हो गई थी। उसे छूने से 1 सेकंड के 1 अंश पहले अर्जुन वर्मा की आंखें झटके से खुल गईं और उन्होंने उसकी कलाई को लोहे की पकड़ में जकड़ लिया। अचानक रुके हुए संवेग ने लड़की को लड़खड़ा दिया, लेकिन वह पूरी तरह से विफल हो गई थी। वह अपनी बाहों को 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला सकी। लड़की हैरान थी और थोड़ी डरी हुई थी। उसने डर को एक जिद्दी अभिव्यक्ति के नीचे छिपा लिया। अर्जुन वर्मा अभी भी लड़की का हाथ पकड़े हुए चट्टान से नीचे खिसके और उसके सामने खड़े हो गए। वह गुफा में प्रवेश करने के बाद से ही लड़कियों की उपस्थिति के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वे अपनी मर्जी से चली जाएंगी। जाहिर है, उन्होंने उन्हें बहुत अधिक श्रेय दे दिया था। मार्शल आर्ट की दुनिया में मजबूत का कमजोर का शिकार करना सामान्य था। जब उन्होंने देखा कि उनके कौशल केवल 8वें स्तर के थे, तो उन्होंने सोचा कि वे उसे छोड़ने के लिए राजी कर सकती हैं, यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा। बेशक, जब छोटी लड़की ने उसे मारने का फैसला किया था तब यह आवश्यक नहीं था। प्रशिक्षण के दौरान दूसरों पर हमला करना अच्छा कदम नहीं था। यह एक ऐसी अशिष्टता थी जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। तुमने मुझे मेरी गुफा से बाहर निकालना चाहा जब मैं इसमें प्रशिक्षण ले रहा था, और तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करने को तैयार थीं। आगे बढ़ो, मुझसे पूछो कि मैं उन लोगों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता हूं जो दूसरों को डराने का प्रयास करते हैं। अर्जुन वर्मा ने कहा। उनका लहजा खतरनाक था। उनकी कलाई पर पकड़ और मजबूत हो गई। मुझे छोड़ो, तुम अहंकारी कमीने, वह चिल्लाई। उसकी पकड़ दर्दनाक थी। वह 9वें स्तर की योद्धा थी, लेकिन वह अर्जुन वर्मा को नहीं रोक सकी। तुमने सवाल नहीं पूछा। शायद तुम जवाब से डरती थीं, अर्जुन वर्मा ने कहा। उनकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी। और शायद हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम दोनों में से कौन वास्तव में अहंकारी कहलाने के योग्य है। उसकी काली आंखें गुस्से से चमक उठीं। मैं शैनन पेलेलियो हूँ। मैं न केवल हस्तिनापुर में सबसे वांछनीय महिलाओं में से एक मानी जाती हूँ, मैं यहाँ की दूसरी सबसे उच्च रैंक वाली योद्धा हूँ। और मैं यहाँ अपनी सीनियर डोमिनिक के साथ हूँ। तुम मुझे जो भी चोट पहुँचाओगे, मैं उसे 1000 गुना वापस कर दूंगी। डोमिनिक डोमिनिक टिपलर। अर्जुन वर्मा ने यह नाम पहले सुना था। उसकी प्रतिष्ठा लिजी किर्कपैट्रिक से कम नहीं थी।
अपनी दृष्टि बदलते हुए अर्जुन वर्मा ने उस खूबसूरत लड़की को देखने का अवसर लिया जिसने अभी तक बात नहीं की थी। उसकी सुंदरता ने प्रयास को पुरस्कृत किया। लिजी की तरह वह आश्चर्यजनक थी। उन दोनों में से लिजी अधिक स्पष्ट रूप से आकर्षक थी, लेकिन उनके सामने की लड़की में एक अलौकिक सुंदरता थी जो एक अमर की तरह लगती थी। उसके पास कुलीनता की एक अपरिभाषित भावना भी थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो लोगों को उसे देखने के लिए मजबूर करता था। यदि वह कुछ हजार साल पहले पैदा हुई होती तो शायद उसकी पूजा की जाती। डोमिनिक और लिजी अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके दरवाजों पर इतने सारे उम्मीदवार कतार लगाए हुए हैं। अर्जुन वर्मा ने सोचा, बहुत कम लोग उस उपस्थिति और स्वभाव के संयोजन का विरोध कर सकते हैं। वह डोमिनिक की सुंदरता से चकित थे। डोमिनिक को उनकी दृष्टि का पता था। उसकी खूबसूरत आंखों में नफरत जैसी कुछ बहुत गहरी चीज उठी। वह जानती थी कि वह सुंदर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह घूरने को स्वीकार करती थी। क्या गलत है? बिल्ली ने तुम्हारी जुबान खा ली, या शायद अब तुम अपने व्यवहार के बारे में बेहतर सोच रही हो, शैनन ने कहा। तुम्हारा सबसे बुद्धिमान तरीका यह होगा कि मुझे छोड़ दो, अपने घुटनों पर आ जाओ और मेरी माफी मांगो। कौन जानता है, शायद मैं उदार महसूस कर रही हूँ। उसने सोचा कि अर्जुन वर्मा की चुप्पी का मतलब है डराना। यह पता चलने का परिणाम है कि वह कौन है। मेरे घुटनों पर आ जाओ और तुमसे माफी मांगो। प्रिय, तुम मुझे डराने की अपनी क्षमता का गंभीर रूप से अधिक आकलन करती हो। तुम एक 9वें स्तर की फाइटर हो जो मुझे तब भी नहीं मार सकी जब मेरी आंखें बंद थीं। तुम बिना कुछ हुए अहंकारी हो, बिना नींद के घमंडी हो, और मेरे साथ तुम, सच कहूं तो, अपनी पहुंच से बाहर हो। तुमने मुझसे क्या कहा था? ओह हाँ, निकास द्वार उस तरफ है। अलविदा। लड़की अर्जुन वर्मा ने उसे कलाई से घुमाया और उसे गुफा के मुंह की दिशा में उड़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने फेंकने का निर्णय पूरी तरह से सही नहीं किया था। चिल्लाते हुए शैनन गुफा की दीवार में पीछे की ओर टकराई। वह दर्द से चिल्लाई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन वर्मा को पल भर के लिए बुरा लगा। उनका उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वह ध्यान कर रहे थे तब उसे उन पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं था, और उन्होंने उसके साथ उससे अधिक कोमलता से व्यवहार किया था जितना वह हकदार थी। डोमिनिक ने इसे उस तरह नहीं देखा। वह शानदार गुस्से में अर्जुन वर्मा की ओर बढ़ी। वह अनावश्यक था। अनावश्यक? सच में, अर्जुन वर्मा ने गर्मजोशी से कहा। मैं शांति से ध्यान कर रहा था जब उसने मुझे लक्ष्य अभ्यास के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। जब वह प्रतिभाशाली विचार उसके खाली छोटे सिर में आया तो तुम कहाँ थीं? उसे रोकने के लिए तुमने क्या किया? उनके शब्द काटने वाले थे। उन्हें परवाह नहीं थी कि वह कितनी आकर्षक थी। तुमने मेरी जूनियर को चोट पहुंचाई है और तुम्हें उसके लिए जवाब देना होगा। चाहे कुछ भी हो, उसने जवाब दिया। ओह, तुम चाहती हो कि मैं इसका जवाब दूं, है ना? अर्जुन वर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ी। डोमिनिक हर मिनट कम सुंदर लग रही थी। उसके पास जाओ, माफी मांगो, वह थप्पड़ लो जिसके तुम पूरी तरह हकदार हो और यहां से बाहर निकल जाओ, डोमिनिक ने कहा। उसने ऐसा सुझाव दिया जैसे कि यह दुनिया की सबसे उचित बात हो। और यदि मैं इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दूं, इस आधार पर कि यह पूरी तरह पागलपन है, अर्जुन वर्मा ने भीषण अवहेलना के साथ पूछा।
यदि तुम माफी नहीं मांगते हो तो परिणाम दिए जाएंगे, डोमिनिक ने समान रूप से गुस्से में कहा। वह किसी को भी सीधे निर्देश की अवज्ञा करने का साहस करने की आदी नहीं थी। उसने अपने हाथ हिलाए और तात्विक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा को बुलाया। उसके शरीर के पार पौधों और लताओं के सुझाव खिलते हुए दिखाई दिए। लताओं ने अर्जुन वर्मा के शरीर को उलझा लिया। हमला प्रकृति में इतना अलग था कि वह पहले किसी का अनुभव कर चुका था कि यह बेहद परेशान करने वाला था। एक प्लांट बैटल स्पिरिट, अर्जुन वर्मा ने सोचा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक अजीब और बहुत ही दुर्लभ प्रकार की बैटल स्पिरिट थी। उन्हें पता नहीं था कि उसके पास एक है। उन्होंने कभी इसे प्रत्यक्ष अनुभव करने की उम्मीद नहीं की थी। ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर अर्जुन वर्मा के हाथ में दिखाई दिया। उन्होंने इसे फेंका और यह तुरंत हजारों भाले की रोशनी के प्रतिबिंबों से जुड़ गया जो हवा से बाहर निकल गए और डोमिनिक की बेल आत्मा के तनों और पत्तियों पर कट गए। भाले की रोशनी बहुत तेज थी। जिन पौधों से यह टकराया वे रिबन की तरह कट गए। अर्जुन वर्मा बिना हिले खड़े थे। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे शिथिल रूप से जुड़े थे, शांति से डोमिनिक की रक्षा के विघटन को देख रहे थे। दूसरी ओर डोमिनिक हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन वर्मा का आकस्मिक हमला इतना जबरदस्त रूप से शक्तिशाली होगा। स्पष्ट रूप से उसे और अधिक प्रयास करना होगा। उसके हाथों ने एक जटिल मंत्र बुना और लाखों फूल खिल उठे। एक पल में उन्होंने पूरी गुफा पर कब्जा कर लिया। करीब से देखने पर कोई देख सकता था कि पंखुड़ियां उस्तरे जैसी धार वाली थीं। वे अर्जुन वर्मा पर निर्दयता से आगे बढ़े। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। प्लांट बैटल स्पिरिट वास्तव में अद्भुत थी। यदि डोमिनिक का प्रतिद्वंद्वी अर्जुन से कम शक्तिशाली होता तो संभवतः वे उसके विरोध करने से पहले ही उसकी लताओं द्वारा गला घोंटकर मार दिए जाते। हालांकि घातक फूलों का एक समुद्र उसे घेरे हुए था। उनकी सुगंध हवा में भर गई। शुरू में यह स्फूर्तिदायक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे सांस के साथ अंदर लिया, उसने चक्कर आने की एक लहर महसूस की। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। इन फूलों की सुगंध जहरीली है, उसने महसूस किया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि डोमिनिक टिपलर क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी सांस रोकी और फूलों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी पंखुड़ियां उस्तरे जैसी थीं, जो हर चीज को काटने में सक्षम थीं। उनके द्वारा उत्पन्न खतरा बहुत वास्तविक था। उसने एक पल के लिए सोचा। ऊर्जा की लहरों के बाद लहरें उसके शरीर से निकलीं, जो भाले की रोशनी स्पीयर लाइट में बदल गईं। इसने अंतहीन पंखुड़ियों को तोड़ दिया, जिससे एक धात्विक आवाज निकली। उसी समय उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सितारों की शक्ति उसके शरीर के चारों ओर उमड़ पड़ी और एक विशाल स्टार एटलस दिखाई दिया। सितारों की रोशनी पर चलते हुए वह आसानी से फूलों के समुद्र से गुजर गया। हालांकि तेज पंखुड़ियों का समूह घना था, लेकिन यह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। यह किस तरह की मूवमेंट तकनीक है, डोमिनिक ने हैरान होकर सोचा। यह उसके हमले की तरह ही शक्तिशाली थी, हालांकि एक अलग तरीके से। डोमिनिक की सुंदर आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने अपना हाथ लहराया और फूलों की पंखुड़ियां उसकी हथेली में बैठ गईं। उनकी सुगंध हल्की और खतरनाक थी। हालांकि उसकी हरकतें सुंदर थीं, लेकिन उसका इरादा कातिलाना था। अर्जुन ने उपहास के साथ नाक सिकोड़ी। जहां तक उसका सवाल था,
क्यूआई स्तर से नीचे का कोई भी योद्धा उसे धमका नहीं सकता था। उसने अपनी हथेली उठाई और माउंटेन क्वेक को मुक्त किया, जिसमें स्पीयर एट्रिब्यूट शामिल था। इसकी शक्ति बहुत अधिक थी। दोनों हथेलियों की शक्तियों की एक जोरदार टक्कर हुई, जिससे गुफा हिल गई। छत से धूल और छोटे पत्थर बरसने लगे। डोमिनिक ने अपने शरीर से गुजरती हुई शॉकवेव को महसूस किया। इसने लगभग उसे उसके पैरों से गिरा ही दिया था। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई। जब उसने अपने कानों पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियां खून से भीगी हुई बाहर आईं। तो इन परिणामों के बारे में जो तुम बात कर रही थी, तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें मुझ पर लागू करने में सक्षम हो? अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाया। उसने बोलते हुए भाले की रोशनी में लिपटे एक मुक्के को उसकी ओर घुमाया। उसकी सुंदरता ने उस क्रूरता को छिपाया जिसे वह सहन करने के मूड में नहीं था। डोमिनिक हैरान रह गई। उसने जल्दी से उसके मुक्के को चकमा दिया और अपनी हथेली से बुलाए गए एक नए हमले के साथ जवाब दिया। इस बार पौधे और लताएं उसके हाथ के चारों ओर लिपट गईं और उसकी हथेली के माध्यम से बहने वाली शक्ति द्वारा निर्देशित होकर उन्होंने आक्रामक रूप से अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने हिलने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उसकी भाले की रोशनी ने लताओं को टुकड़ों में काट दिया। उसने हाथ बढ़ाया और डोमिनिक का हाथ पकड़ लिया, जिसे उसने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसकी त्वचा बहुत चिकनी और गर्म महसूस हो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वह चिल्लाई। शारीरिक संपर्क की आत्मीयता ने उसे चौंका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह का अनादर करने की? उसके दूसरे हाथ में एक ठंडी रोशनी खिली और उसने उसे अर्जुन के गले में चुभा दिया। वह बगल की ओर झुक गया। गुस्से ने उसकी हरकतों को झटकेदार बना दिया। जो रोशनी उसने फेंकी थी वह उससे चूक गई। उसी समय उसने उसे गले लगाकर पकड़ लिया। डोमिनिक जम गई। उसका शरीर अर्जुन के शरीर से स्पर्श कर रहा था। वह उसकी सांसें और उसकी धड़कन महसूस कर सकती थी। आत्मीयता की अनुपयुक्त भावना जो उसे क्षण भर पहले हैरान कर रही थी, अब कहीं अधिक थी। फिर भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि उसका जीवन सचमुच उसके हाथों में था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जुनून से नहीं, वह गुस्से में थी। और वह इस स्थिति में उसे होने के लिए नफरत करती थी। वह अपनी प्रतिष्ठा जानती थी। उसे वह दर्जा पसंद था जो उसकी सुंदरता उसे प्रदान करती थी। यह अपमान असहनीय था। मुझे जाने दो, वह चिल्लाई। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मुझे लगा तुमने कहा था कि परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उद्धरण दिया। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। वह उसके खिलाफ कांप रही थी। वह गुस्से में थी और हिलने से बहुत डरती थी और हिलने से डरने पर गुस्सा थी। वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। वह इसे जानती थी, वह इसे जानता था। और ऐसी एकांत गुफा में उसे लगा कि कुछ भी हो सकता है। तुम नरक में कौन हो? डोमिनिक ने पूछा। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की, क्योंकि वह वास्तव में जानना चाहती थी। वह उसे इतनी तेजी से, बल्कि इतनी कम खपत के साथ कैसे हरा पाने में सक्षम था। उसकी क्षमताएं सामान्य नहीं थीं और न ही उसके द्वारा प्रदर्शित आत्मविश्वास। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं ही नियंत्रण में हूं। अर्जुन जोर से मुस्कुराया। डोमिनिक को अपने खिलाफ फंसाकर वह आराम कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली। डोमिनिक ने स्थिति का पूरी तरह से गलत अर्थ निकाला। क्या वह
क्या वह मेरे इत्र को सूंघ रहा है? उसने घृणा के साथ सोचा। मुझे जाने दो। मेरे दोस्त हैं, तुम जानते हो, उसने उसे चेतावनी दी, उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। उसने अपना सिर पीछे खींचा, उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन वे अब यहां नहीं हैं। क्या वे हैं? उसने कहा। अभी तुम्हें मेरे साथ निपटना है। अर्जुन ने उस उपपाठ को पूरी तरह से याद नहीं किया जिसे उसने उसके शब्दों में पढ़ा था। डोमिनिक कांप गई। उसका डर आंतरिक था। उसे जाने दो, शैनन चिल्लाई। गुफा के दूसरी तरफ अस्थिर रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुम्हारे जैसे किसी की हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ रखने की? मेरे जैसे किसी की, अर्जुन ने दोहराया, शैनन को देखने के लिए मुड़ते हुए। उसकी अभिव्यक्ति भयानक थी। वह एक खींचे हुए हथियार की तरह स्पष्ट रूप से खतरनाक दिख रहा था। डोमिनिक उसके ढांचे में तनाव महसूस कर सकती थी। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। वह जानती थी कि वह अपने गुस्से को मुश्किल से रोक रहा था। उसका प्रयास अलौकिक था। लेकिन इसने उसे आश्वस्त नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि उसे किनारे से धक्का देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और यदि वह चला गया तो वह कीमत चुकाएगी। मुझे बताओ कि मेरे जैसा कोई क्या सोचता है। तुमने मेरी जगह पर आक्रमण किया। तुमने मेरा अनादर किया। तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। तुमने सोचा कि तुम यह सब कर सकती हो क्योंकि तुम किसी तरह खास हो। लोग तुम्हें ना नहीं कहते क्योंकि तुम सुंदर हो। तुम बकवास से बच जाती हो। और अब पहली बार ऐसा काम नहीं किया है। और तुम नहीं जानती कि इसके बारे में क्या करना है। इसलिए तुम गुस्से में और भ्रमित हो और तुमने मुझे पीड़ित करने के लिए तैयार किया है क्योंकि इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो क्यों नहीं तुम उस मूल्यवान सबक को लेती हो जो तुमने अभी सीखा है और इसके साथ पूरी तरह दूर हो जाओ? अर्जुन वर्मा का उनके व्यवहार का विश्लेषण दोनों महिलाओं पर एक ग्लेशियर की तरह ठंडा और निर्दयी रूप से लुढ़क गया। डोमिनिक ने इसे बदतर लिया। वह लंबे समय से विशेषाधिकार प्राप्त थी और उसने यह पहचानना भी बंद कर दिया था कि उसका विशेषाधिकार क्या था। अर्जुन वर्मा का विश्लेषण उसे उसकी कल्पना से कहीं अधिक दर्दनाक रूप से स्तब्ध कर गया क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से सही था और इसने उसके गर्व और आत्मविश्वास दोनों पर घातक प्रहार किया। वह किसे समझता था कि वह कौन है? क्या उसने सोचा था कि वह किसी तरह बाकी सभी की तरह है? उसे एहसास हुआ कि अर्जुन अब उसे मजबूती से नहीं पकड़े हुए था और वह मुक्त हो गई। कमीने, उसने जहरीले ढंग से कहा। उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं। लेकिन वह और शैनन मुड़ गईं और गुफा से चली गईं। अर्जुन मुस्कुराया जब उसने उन्हें पीछे हटते देखा। उनके गर्व और घमंड को तोड़ना किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक प्रभावी सजा थी जो वह कर सकता था। वह अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए विशाल चट्टान पर लौट आया। कुछ घंटों बाद गुफा के बाहर दो आकृतियां दिखाई दीं। शैनन एक युवक को साथ लेकर लौटी थी। उसका नाम माइक फेनमैन था। उसकी आभा ने संकेत दिया कि वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह आत्मविश्वास के साथ गुफा में चला गया और पूछा, वह व्यक्ति कहाँ है जिसने शैनन और डोमिनिक को परेशान किया? शैनन ने उसकी बाह खींची और अर्जुन की ओर इशारा किया, जो चट्टान से नहीं हिले थे। देखो, कमीना वहीं है। वह माइक की ओर मुड़ी और प्रार्थना भरी मुस्कान बिखेरी। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। उसने उसकी बाह पकड़ी। उसकी उंगलियां उसके बाइसेप्स के उभार को ट्रेस कर रही थीं।
वह ठीक ठीक जानती थी कि उसे मोहित करने के लिए अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग कैसे करना है। बदला लिया जाएगा, माइक ने वादा किया। लेकिन क्या मेरे प्रयासों का इनाम मिलेगा? उसने उसे लालच से देखा। वह और डोमिनिक दोनों वास्तव में बहुत सुंदर थीं। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो डोमिनिक दोनों में से अधिक सुंदर थी, लेकिन उस कारण से वह प्रशंसकों से घिरी हुई थी और माइक जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था। दूसरी ओर शैनन के लिए एक एहसान करना। उसे एक सुंदर महिला की अच्छी किताबों और चादरों में लाने की अधिक संभावना थी। शैनन भोली नहीं थी। वह ठीक ठीक जानती थी कि माइक क्या सोच रहा था। यह विचार उसे भी उत्साहित कर रहा था। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे माइक, तो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, उन तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी कल्पना काफी अच्छी है, माइक मुस्कुराया। अच्छा, उसने गुर्राते हुए कहा। और वह तब जान गई थी कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह करेगा। ठीक है, तो युवक संतुष्टि के साथ मुस्कुराया जैसे ही वह अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने ध्यान करना बंद कर दिया। अपनी आंखें खोलीं और अपनी ओर बढ़ते हुए युवक की तिरस्कारपूर्ण जांच की। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि तुम में से किसने अपना सम्मान अधिक सस्ते में बेचा, उसने कहा। क्षमा करें, माइक लड़खड़ाया। तुम अपनी प्रशिक्षण का उपयोग बिस्तर में जाने के लिए कर रहे हो, जबकि वह खुद को वेश्यावृत्ति में व्यस्त रखने में व्यस्त है क्योंकि उसका गर्व आहत हुआ है। तुम सदाचार के कितने आदर्श हो, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक रूप से समाप्त किया। माइक और शैनन दोनों का चेहरा लाल हो गया। वे कोई बचाव नहीं कर सके, क्योंकि वे जानते थे कि वह सही था। आपने अपने अंतिम शब्दों के लिए कितना दिलचस्प बयान चुना है, माइक ने तीखेपन से कहा। बहुत बुरा कि कोई भी उन्हें कभी याद नहीं रखेगा, उसने आगे आने वाली लड़ाई के लिए अपनी क्यू ऊर्जा को बुलाया। तो तुम एक क्यू योद्धा हो, अर्जुन ने कहा और रुक गया। उसने सोचा कि उसे इससे कम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। तो कम से कम तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम किसके खिलाफ हो। अच्छा, माइक ने उपहास किया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। अपने घुटनों पर आ जाओ, महिला की माफी मांगो और यहां से चले जाओ, माइक आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने 2 सप्ताह पहले ही क्यू शक्तियों तक पहुंच प्राप्त की थी। अब जब उसके प्रशिक्षण के तरीके स्थिर हो गए थे, तो उसके लिए अर्जुन जैसे केवल 8वें स्तर के योद्धा को मारना आसान होगा। हाँ, मैं जानता हूं कि क्यूआई योद्धा कैसा दिखता है। मैं यह भी जानता हूं कि अपनी क्षमताओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर सोचने वाला मूर्ख कैसा दिखता है। मैंने इन दोनों से पहले निपटा है, अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कभी कभी वे एक ही व्यक्ति होते हैं, बिना किसी झिझक के। उसने माउंटेन क्वेक जारी किया, जिसमें स्पीयर एट्रीब्यूट शामिल था। यह अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली था। उसका माइक को कोई रियायत देने का इरादा नहीं था। माइक पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसके क्यूआई ऑरा का निहित डर अर्जुन को रोक देगा। आखिरकार एक गैर क्यू योद्धा का सामना करना मौत को दावत देना था। माइक ने अपनी हथेली में तात्विक ऊर्जा जमा की और उसे अर्जुन के हमले के रास्ते में फेंक दिया। क्योंकि वह एक क्यू योद्धा था, उसकी शक्ति महत्वपूर्ण थी। यह अर्जुन की शक्ति से एक इमारत के गिरने जैसी आवाज के साथ टकराया। दोनों प्रहारों के टकराने से निकली विनाशकारी ऊर्जा ने शैनन और माइक दोनों को चौंका दिया। अर्जुन के सामान्य हमले की ताकत अविश्वसनीय थी।
वह माउंटेन क्वेक तकनीक की शक्ति जोड़ने से पहले भी एक रेकिंग बॉल जैसा प्रहार कर सकता था। माइक पीछे गिर गया, अपनी बाह को पकड़कर। उसमें तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी हड्डियां टुकड़ों में बिखरने वाली हों। उसने झटके के साथ अर्जुन की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। मूर्खों के बारे में मैंने क्या कहा था? तुमने एक ऐसे व्यक्ति से लड़ाई मोल ली जो तुम्हें एक ही प्रहार में घुटनों पर ला सकता है। वाह, क्या मूर्खतापूर्ण निर्णय था, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक रूप से तालियां बजाते हुए कहा। उसने सम्मेलन के दौरान एक अन्य क्यू योद्धा इवरेट को अकेले मार डाला था। तब से अर्जुन की ताकत बढ़ गई थी, इस लड़के को हराने में जो इवरेट से कमजोर था। कोई कठिनाई नहीं हुई। माइक ने दर्द और गुस्से में अपने दांत पीसे। मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम सिर्फ 8वें स्तर पर हो। तुमने किस दुष्ट रास्ते को अपनाया है? तुम इतने मजबूत कैसे हो? वह खड़ा हो गया। उसके पीछे उसकी बैटल स्पिरिट चमक उठी। उसने एक हेलहाउंड, नरक के कुत्ते का रूप ले लिया। यह जानवर शुद्ध बर्बरता बिखेर रहा था। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने रोशनी में लिपटी मुट्ठी से एक प्रहार किया। हेलहाउंड बैटल स्पिरिट गुर्राई और अर्जुन के हमले के बीच में कूद पड़ी। जब वह टकराई तो उसने एक दयनीय और मर्मभेदी चीख निकाली। उसका विशाल शरीर रोशनी से कुचला गया और उसकी आभा कम हो गई। माइक और शैनन मुंह खोले देखते रह गए। हेलहाउंड बैटल स्पिरिट अर्जुन के एक प्रहार को भी नहीं झेल पाई थी। वह किस तरह का सनकी था? उसकी युद्ध शक्ति ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शैनन ने सोचा, अगर माइक मेरी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है तो यह आदमी कौन है? अर्जुन की फिस्ट लाइट माइक की ओर टूट पड़ी। उसका मार्ग इतना हिंसक था कि उसने जमीन को हिला दिया। माइक ने चतुराई से चकमा दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की लोहे की मुट्ठियां इतनी तेजी से या बार बार आएंगी। अंततः उसकी किस्मत और सहनशक्ति खत्म हो गई और वह मारा गया। वह हवा में उड़ गया और जमीन पर गिरते ही खून थूकने लगा। अर्जुन आगे बढ़ा और ड्रैगन करेज सिल्वर स्पीयर की नोक को माइक के गले पर दबा दिया। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इतने बड़े कमीने होने के लिए पर्याप्त मजबूत हो? अर्जुन गुर्राया। माइक की प्रगति अभी हाल ही की थी और उसकी क्षमताएं उतनी स्थिर नहीं थीं जितनी वह मानता था। उसकी ताकत का आकलन पूरी तरह से गलत था, जो अहंकार और मूर्खता का परिणाम था। मुझ पर दया करो, माइक ने भीख मांगी। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। उसका अपमान पूर्ण था। तुम मुझे मारने आए थे और अब तुम मेरी सद्भावना पर निर्भर हो। बताओ, तुम अपनी जीवित रहने की संभावनाओं को कैसे आंकते हो? अर्जुन ने उस मुस्कान के साथ पूछा जिसने माइक को मगरमच्छों की याद दिला दी। मैं गलत था, मैं जानता हूं कि मैं था, लेकिन कृपया बस मुझे जाने दो। मेरी जूनियर लड़की वहां है। अगर तुम चाहो तो वह तुम्हारी है। माइक ने भेड़ियों के आगे एक बलि का बकरा फेंकते हुए गिड़गिड़ाया। शैनन का शरीर बर्फ में बदल गया। माइक के शब्दों ने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। उसका चेहरा रंगहीन हो गया क्योंकि उसने अपने भविष्य को आतंक के साथ देखा। उसने अर्जुन को सबक सिखाने के लिए माइक को ढूंढा था। बदला उसका होगा। उसका गर्व संतुष्ट होगा और शायद उसे कुछ अच्छा भी मिलेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। माइक हार गया था और अपनी जान बचाने के लिए उसे सौंप रहा था। उसने अंततः समझा कि वह
जो लोगों को महत्व देने के बजाय उनका उपयोग करती थी। उसके पास संकट के समय खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार न करने के उसके निर्णय का मतलब था कि उसके कभी सच्चे दोस्त नहीं होंगे। वह खुद का बचाव भी नहीं कर सकती थी जब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, क्योंकि वह जानती थी कि इस स्थिति में होने के लिए उसे किस हद तक दोषी ठहराया जा सकता है। अर्जुन ने माइक की ओर ऐसे देखा जैसे वह गोबर हो जिसे उसने कुचल दिया हो। तुम मुझे गाली देने के लिए किसी को पेश करके अपनी दुखी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम पर एक एहसान करूंगा। मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर करूंगा इससे पहले कि तुम्हारा अनादर घातक हो जाए। उसने माइक को उठाया और उसे गुफा से बाहर लात मार दी। माइक की चीख बाहर तक गई और अचानक समाप्त हो गई जब वह जमीन से टकराया। वह एक ढेर की तरह चुप और स्थिर पड़ा था। यह बताना संभव नहीं था कि वह बेहोश था या मर चुका था। अर्जुन शैनन की ओर चलने लगा। वह डर के मारे पीछे हट गई। कृपया मुझे मत मारो, उसने भीख मांगी। वह आश्वस्त थी कि वह उसे मारने ही वाला था। वह तब तक पीछे हटती रही जब तक वह गुफा की दीवार से नहीं चिपक गई। अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा। वह तब तक चलता रहा जब तक उसने उसे कोने में नहीं घेर लिया। उसकी गहरी आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। फेनमैन ने मुझे तुम्हें देने से पहले ही मुझे दे दिया था। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन कृपया मुझे मत मारो। वह जीवित रहने के लिए कुछ भी कहेगी या करेगी। अर्जुन की गुस्से वाली चुप्पी ने उसके डर को और बढ़ा दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना चाहता हूं? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। तुम बाहर से सुंदर हो लेकिन अंदर से सड़ी हुई हो, जैसे कोई सेब जिसे ततैया ने खा लिया हो। तुम में कोई सार नहीं है, कुछ भी अच्छा या सराहनीय नहीं है। तुम मुझे बीमार करती हो। अर्जुन की आवाज शांत थी और इसके लिए और भी विनाशकारी थी। वह गुफा के निकास की ओर चलने लगा। दोबारा मेरे पीछे मत आना, उसने पीछे देखे बिना कहा। यदि तुम आई तो मैं तुम्हारी हरकतों को हमेशा के लिए रोक दूंगा। जब उसने अर्जुन को जाते देखा तो वह उसके बारे में उसके क्रूर विवरण को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उससे घृणा करता था। उसे एहसास हुआ वह जो कर सकती थी वह अर्जुन के आरोप को लेना और उसे असत्य बनाना था। उसे अपना अहंकार छोड़ना होगा और अपने चरित्र में कुछ अच्छा या सराहनीय विकसित करना होगा। अर्जुन पहाड़ की ढलान से नीचे उतरा। अब जब उसका डिवाइन सेंस पूरी तरह से बहाल हो गया था तो उसे वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपने कमरे में लौट आया और एक बार फिर गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। वह 8वें स्तर के प्रशिक्षण के चरम पर पहुंच गया था। अब जो बचा था वह 9वें स्तर तक पहुंचना था। 3 दिनों के बाद अर्जुन अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आया और अपने कमरे से निकला। वह मार्शल आर्ट्स पैविलियन की ओर गया ताकि यह देख सके कि क्या कोई प्रशिक्षण विधि है जो उसे प्रगति करने में मदद करेगी। जहां तक अर्जुन का सवाल था, उसका हमले का तरीका बहुत सरल था। यदि वह अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलता है तो उसके पास अपनी जान बचाने का भी कोई सभ्य तरीका नहीं है। वह सेंट्रल स्क्वायर के किनारे आया। उसने स्क्वायर के बीच में खड़े 2 स्मारकों को देखा जो आकाश से जुड़े थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे हस्तिनापुर में प्रवेश किए 1 महीने से भी कम समय हुआ है। बॉबी ने नए शिष्यों को कुछ आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया था। उसे अपमानित किया गया था और उसने वैनओवर के लिए चीजें मुश्किल कर दी थीं। अर्जुन और बॉबी दोनों ने एल्डर ब्रेंडन को नाराज कर दिया था जो स्क्वायर के प्रभारी थे।
ब्रेंडन ने अर्जुन को जीवन भर के लिए स्क्वायर में प्रवेश करने से मना करके दंडित किया था। जवाब में अर्जुन ने एक ऐसा वादा किया था जिसने उसे सुनने वाले सभी को चौंका दिया था। उसने कहा था, एक दिन मैं वापस आऊंगा और आप एल्डर ब्रेंडन वह होंगे जो मेरा स्वागत करेंगे। आज वह दिन था। अर्जुन यहाँ एल्डर ब्रेंडन को चुनौती देने के इरादे से नहीं आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पैविलियन तक जाने के लिए यहाँ से गुजरना था जहाँ वह प्रशिक्षण ले सके और सीख सके। वह तेजी से स्क्वायर के केंद्र की ओर चला। उसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया क्योंकि वह भीड़ में सिर्फ एक चेहरा था, और वैसे भी एक निचला 8वें स्तर का योद्धा शायद ही टिप्पणी आकर्षित करे। क्रिस, यह वही है जिसने मेरे भाई को मार डाला। मेरी मदद करो उसकी क्षमताओं को खत्म करने में और मैं खुद उससे निपटूंगा, किसी ने चुपचाप कहा। वह रैंकिंग स्मारक के नीचे से अर्जुन को देख रहा था। उसका नाम एंड्रयू ह्यूजेस था। वह डेविड ह्यूजेस का बड़ा भाई था, अर्जुन द्वारा डेविड को ब्लू रिज पहाड़ों में मारने से पहले। वह क्रिस्टोफर वैनोवर से बात कर रहा था, जो रैंकिंग में 9वें स्थान पर था। एंड्रयू के पास डेविड का सोल बीड, आत्मा का मोती, था। सोल बीड ने उसे बताया था कि डेविड मर चुका है। अब इसने उस व्यक्ति की आभा की पहचान की जिसने उसे मारा था। एंड्रयू हस्तिनापुर की भर्ती परीक्षा के दौरान मौजूद था, जहां उसने गलती से अपने भाई के हत्यारे के रूप में अर्जुन की पहचान की थी। तब से उसने अर्जुन पर बहुत ध्यान दिया था। वह अर्जुन को मारने और अपने भाई का बदला लेने के लिए सही अवसर का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह सही अवसर नहीं आया था। और जैसे जैसे अर्जुन की ताकत बढ़ी, एंड्रयू को एहसास हुआ कि उसे मारने का भरोसा नहीं था। इस कारण से उसने एकांत में प्रशिक्षण लेना चुना था। यह सिर्फ एक संयोग था कि वह आज स्क्वायर में अर्जुन से टकरा गया था। एंड्रयू को नहीं पता था कि रैंकिंग स्मारक पर 4थे स्थान पर अर्जुन का नाम उसी अर्जुन का है जिसे वह मारने का सपना देखता था। आखिरकार पिछली बार जब उसने अर्जुन को देखा था तो वह केवल 6ठे स्तर तक पहुंचा था। यहाँ तक कि अगर वह अधिक शक्तिशाली हो गया था तो उसकी तुलना उन वास्तव में शक्तिशाली योद्धाओं से नहीं की जा सकती थी जिनके नाम रैंकिंग पर थे। क्रिस, जो उसका अच्छा दोस्त था, आसानी से उसे शक्तिहीन कर सकता था। क्रिस की आंखें उस दिशा में गईं जहां एंड्रयू ने इशारा किया था। जब उसने अर्जुन को पहचाना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। क्रिस्टोफर हमेशा से अर्जुन को राघव के सीनियर के रूप में जानता था, जिसे अक्सर कूड़ा, पीस ऑफ ट्रैश कहकर संबोधित किया जाता था। क्रिस्टोफर इतना ही जानता था। उस क्षण तक उसे यह भी नहीं पता था कि अर्जुन का असली नाम क्या है। इसका कारण यह था कि क्रिस्टोफर को लगता था कि अर्जुन जैसा कोई भी व्यक्ति उसके ध्यान के योग्य नहीं है। क्रिस्टोफर खुद को एक दुर्जेय योद्धा मानता था। अपने हालिया एकांतवास के बाद उसके प्रशिक्षण का स्तर काफी बेहतर हो गया था और वह महसूस कर सकता था, हालांकि धुंधला ही सही, कि वह अपने प्रशिक्षण के QI चरण तक पहुंचने ही वाला है। 2 दिन पहले उसने हस्तिनापुर रैंकिंग के 9वें स्थान के विशेषज्ञ को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, जिससे उसकी रैंक एक स्तर ऊपर बढ़ गई थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अर्जुन को अपंग कर दूं? क्रिस्टोफर ने एंड्रयू से चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव के साथ पूछा। हाँ, मैं बस यही चाहता हूं। उसने ही मेरे भाई की हत्या की है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्रिस। जब यह हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने घर से कुछ सुंदर दासियां दूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? एंड्रयू ने क्रिस्टोफर को ठंडी नजरों से देखते हुए पूछा। क्रिस्टोफर मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक आ गई। उसने सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं मदद करूंगा। क्रिस्टोफर आत्मविश्वास के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा। वहीं रुक जाओ,
कचरे के टुकड़े, उसने अर्जुन के सामने खड़े होकर चिल्लाया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब उसका अर्जुन और राघव के साथ विवाद हुआ था तो ब्रेंडन ने अर्जुन को यह सजा दी थी कि वह शेष जीवन के लिए इस चौक स्क्वेयर में कदम न रखे। अर्जुन ने एक बार फिर यहाँ आकर ब्रेंडन की सजा की अनदेखी की थी। क्या तुम ब्रेंडन द्वारा दी गई सजा को इतनी जल्दी भूल गए? तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्रिस्टोफर ने तंज कसा। उसका चेहरा अर्जुन के प्रति घृणा से भरा था। तुम फिर से? अर्जुन ने क्रिस्टोफर को बर्फीली नजरों से देखा और अपनी आंखें घुमाईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह क्रिस्टोफर से यहाँ मिलेगा। क्या तुम बहरे हो गए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्रिस्टोफर ने तिरस्कार के साथ कहा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ता रहा। वह क्रिस्टोफर पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुमने ब्रेंडन की सजा का उल्लंघन किया है। तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। आज मैं तुम्हारे प्रशिक्षण स्तर को अपंग कर दूंगा। मैं तुम्हें हस्तिनापुर परिसर के नियमों को न तोड़ने का सबक सिखाऊंगा। क्रिस्टोफर ने अर्जुन की ओर अपनी उंगली इंगित की और धमकी दी। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अपनी हथेली अर्जुन की ओर बढ़ाई। उसकी चरम शारीरिक शोधन, बॉडी रिफाइनमेंट शक्ति पूरी ताकत से भड़क उठी, जो विस्मयकारी और भयानक थी। मेरे प्रशिक्षण स्तर को अपंग करोगे? तुम्हें ऐसी बात कहने का अधिकार किसने दिया? अर्जुन की आंखों में एक भयानक ठंडक चमक उठी। उसने अपनी खुद की दुर्जेय हथेली शक्ति का उपयोग किया। स्पीयर एट्रीब्यूट, भाला गुण और अपनी शारीरिक शक्ति के साथ संयुक्त होकर यह शक्ति भारी थी। एक कान फोड़ देने वाले विस्फोट ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। अर्जुन और क्रिस्टोफर केंद्र में थे और ऊर्जा बाहर की ओर गुब्बारे की तरह फैल गई। उस क्षण क्रिस्टोफर का शरीर एक अनूठा झटके की चपेट में आ गया। ऐसा लगा जैसे उसके सभी आंतरिक अंग कुचले जा रहे हों। तीव्र बिजली के कारण क्रिस्टोफर लड़खड़ा गया। यदि उसके अधीनस्थ उसे सहारा देने के लिए न दौड़ते तो वह जमीन पर गिर पड़ता। वह इतना मजबूत क्यों है? क्रिस्टोफर हांफा। चौक के पास के अन्य लोग भी सदमे में देख रहे थे। क्रिस्टोफर हस्तिनापुर रैंकिंग में 9वें स्थान पर था और शारीरिक शोधन, बॉडी रिफाइनमेंट में महारत हासिल कर चुका था। यह आदमी उसे सिर्फ एक प्रहार से कैसे हरा सकता था? वह कौन है? दर्शकों में बुदबुदाहट हुई। हर कोई अर्जुन की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। यह कैसे संभव है? तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्रिस्टोफर ने हैरान होते हुए कहा। वह अविश्वास के साथ अर्जुन को घूर रहा था, जो उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। तुम्हारी तथाकथित ताकत के साथ हस्तिनापुर रैंकिंग में तुम्हारा होना कैसे संभव है? यह एक क्रूर अपमान है, अर्जुन ने तिरस्कार में कहा। वह क्रिस्टोफर के साथ बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन वह आदमी उसे उकसाना बंद नहीं कर रहा था। क्रिस्टोफर सिर्फ अर्जुन की क्षमताओं को नष्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अर्जुन के लिए, जिसने भी उसे उकसाया, उसे परिणाम भुगतना पड़ा। धूल चटाने के लिए तैयार हो जाओ, क्रिस्टोफर दहाड़ा। उसने अर्जुन के सीने की ओर एक खंजर फेंका, उसे मारने के इरादे से। अर्जुन ने जोर से नाक सिकोड़ी और एक मुक्का मारा। इससे पहले कि क्रिस्टोफर का खंजर उस तक पहुंचता, अर्जुन की फिस्ट लाइट क्रिस्टोफर के शरीर से टकरा गई, उसे हवा में ऊपर भेज दिया। वह जमीन पर गिरा और उसने खून की उल्टी की। चूंकि तुम्हारी योजना आज मेरे कौशल को बर्बाद करने की है, तो मैं हस्तिनापुर रैंकिंग से तुम्हारा नाम ही मिटा सकता हूं, अर्जुन ने धमकी दी। अर्जुन उसके ऊपर झुका, फिर उसके एनर्जी सेंटर पर अपनी हथेली से कुचलने वाला प्रहार किया, जिससे क्रिस्टोफर कराहने लगा और हिंसक रूप से कांपने लगा। निराशा उसके चेहरे पर छा गई। क्रिस्टोफर का प्रशिक्षण स्तर बॉडी रिफाइनमेंट के चरम चरण पर था
और वह हस्तिनापुर रैंकिंग में 9वें स्थान पर था। वह एक दुर्लभ प्रतिभा भी था। उसे हमेशा बहुत गर्व था। हालांकि क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे वह कभी बेकार समझता था, आज सबके सामने उसकी क्षमताएं नष्ट कर दी गई थीं। अभी वह केवल दुख और आक्रोश महसूस कर रहा था। वह एक नीच दोस्त की बात सुनने के लिए खुद से नफरत करता था। यह युवक बहुत निर्दयी है, भीड़ दंग रह गई। क्रिस्टोफर की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने उसके व्यवहार को पागलपन करार दिया। क्रिस्टोफर जैसी प्रतिभा का प्रशिक्षण स्तर अर्जुन ने नष्ट कर दिया था। यह सब तुम्हारी गलती है, एंड्रयू। तुमने मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, क्रिस्टोफर ने दर्द में चिल्लाया। उसकी आंखें आक्रोश से भर गईं। भीड़ में छिपा एंड्रयू चौंक गया। उसने अभी जो कुचलने वाला हमला देखा, उससे वह भयभीत था। यह स्पष्ट था कि वह खुद अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह भ्रम का लाभ उठाना चाहता था और भीड़ में छिपकर तुरंत निकल जाना चाहता था। लेकिन एंड्रयू 2 कदम भी नहीं ले पाया था कि उसने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनी। हे, वहीं रुक जाओ, आवाज ने आदेश दिया। उसका शरीर सख्त हो गया और उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। वह मुड़ा और अर्जुन को ठीक अपने सामने देखा। दोषी चेहरे के साथ एंड्रयू ने कहा, इसका मुझसे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्टोफर शुरू से ही तुमसे नफरत करता था। अब जब उसका प्रशिक्षण बर्बाद हो गया है तो उसे वही मिला जिसके वह हकदार था। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। ओह, क्या ऐसा है? अर्जुन ने उपहास किया। उसकी नजर तेज थी, मानो वह एंड्रयू के आर पार देख सकता हो। उसकी नजर इतनी पैनी थी कि एंड्रयू का दिल डर से धड़कने लगा। वह अब उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। हाँ, और अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं अब जा रहा हूं, उसने क्रिस्टोफर पर सारा दोष मढ़ते हुए निर्दयी भाव से कहा। मैंने कब कहा कि तुम जा सकते हो? अर्जुन की अभिव्यक्ति और अधिक खतरनाक हो गई। एंड्रयू रुक गया, 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अचानक अर्जुन के चेहरे पर एक विचार आया। एंड्रयू, तुम डेविड के बड़े भाई हो, है ना? उसने पूछा। जब अर्जुन ने क्रिस्टोफर को एंड्रयू नाम पुकारते सुना था तो वह अनुमान लगा चुका था कि वह कौन है। जब अर्जुन ब्लू रिज पहाड़ों में था तो सारा ने उसे हस्तिनापुर में प्रवेश करते समय उस नाम के व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। हाँ, मैं हूँ, एंड्रयू ने स्वीकार किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन उसके और डेविड के बीच के रिश्ते का अनुमान लगा लेगा। मैंने डेविड को मार डाला। तुम अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहते होगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और जारी रखा, तो तुम सच क्यों नहीं बोलते? तुम्हें हर तरह की चालों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दे रहा हूं। हमारा प्रशिक्षण स्तर बराबर है। चलो इसे यहीं और अभी सुलझाते हैं। जब एंड्रयू ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा खट्टा हो गया। क्रिस्टोफर अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सका था। वह उसे कैसे हरा सकता था? अभी हमला करो, अर्जुन बोल पड़ा। उसकी आंखें दोधारी तलवार की तरह एंड्रयू के दिल में सीधे छेद कर रही थीं, जिससे उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। एंड्रयू को लगा कि उसके शब्दों का विरोध करना असंभव है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस लड़ाई से नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हें अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा, एंड्रयू चिल्लाया। उसने अर्जुन को लगातार अपनी ओर आते देखा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प चमक उठा। उसने भीषण दहाड़ मारी और अर्जुन की ओर एक उन्मादी हथेली फेंकी। अर्जुन मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। यह भगवान के हाथ जैसा था। उसने एंड्रयू की कलाई पकड़ ली और फिर बल लगाया।
आसपास का इलाका हड्डियों के चटकने की भयानक आवाज से गूंज उठा और एंड्रयू ने एक मर्मभेदी चीख निकाली। अर्जुन ने बेरहमी से उसकी हड्डियां कुचल दी थीं। एंड्रयू के शरीर से खून बहने लगा। इससे पहले कि एंड्रयू संभल पाता, अर्जुन ने अपनी दूसरी हथेली एंड्रयू की छाती पर रख दी। इससे निकली हिंसक ताकत ने एंड्रयू के शरीर के सभी ऊतकों को हिला दिया। वह पागलों की तरह कांप उठा और उसका एनर्जी सेंटर नष्ट हो गया। उसका प्रशिक्षण स्तर तबाह हो गया था। आज के लिए मैं केवल तुम्हारी एक बाह तोड़ूंगा और तुम्हारी क्षमताओं को नष्ट कर दूंगा। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अर्जुन दहाड़ा। वह निर्दयी और अक्षमय था। यदि कोई उसके साथ गड़बड़ करना चाहता था तो वह सुनिश्चित करता था कि उन्हें उससे दोगुना मिले जितना उन्होंने दिया। एंड्रयू का चेहरा पीला था। चूंकि अर्जुन ने उसे अपनी नजरों से दूर होने के लिए कहा था, इसलिए वह और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह बस लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। वह आदमी कौन है? वह इतना दबंग कैसे हो सकता है? कुछ दर्शक बुदबुदा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर भ्रम था। जहां तक वे जानते थे, हस्तिनापुर परिसर में ऐसे लोगों की संख्या कम थी जो लोगों को इस तरह आदेश देते थे, और उन्होंने इस युवक को पहले कभी नहीं देखा था। उनकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। उसी समय सेंट्रल स्क्वायर की बाहरी परिधि से दो लोग निकले। वे दोनों असाधारण व्यक्तित्व वाले युवक थे। उनमें से एक माइक फेनमैन वह युवक था जिसे 3 दिन पहले अर्जुन ने अपमानित किया था और गुफा से बाहर निकाल दिया था। वह कभी हस्तिनापुर रैंकिंग पर चढ़ा था। उसके बगल में दूसरा मास्टर योद्धा था, एड्रियन मिलराइट, जो शारीरिक शोधन के चरम पर था, जो उतना ही कुलीन और शक्तिशाली दिखता था। फेनमैन, ऐसा लगता है कि वहां कोई लड़ाई हो रही है। चलो करीब चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, दूसरे युवक ने माइक से कहा। माइक की आंखों में चमक आ गई। जल्द ही वे दोनों स्क्वायर के केंद्र में पहुंच गए, जिसने दर्शकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। किसी ने उन्हें देखा और कहा, माइक और एड्रियन, जो हस्तिनापुर रैंकिंग में 8वें स्थान पर रहे हैं, आ गए हैं। माइक कभी 7वें स्थान पर था, भीड़ में किसी अन्य ने उत्तर दिया। 2 सप्ताह पहले वह बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच गया, फिर एक क्यू विशेषज्ञ बन गया, इसलिए उन्होंने उसका नाम हस्तिनापुर रैंकिंग से हटा दिया। अपने नए स्तर के साथ वह पहले से ही अधिक डरावना था, लेकिन तब से वह और भी मजबूत हो गया है। एड्रियन के साथ भी ऐसा ही है। वह हस्तिनापुर रैंकिंग में 8वें स्थान पर था। अकेले यही उसकी ताकत साबित करने के लिए काफी था। सबने सहमति में सिर हिलाया। ये दोनों हस्तिनापुर परिसर में प्रमुख व्यक्ति थे, अधिकांश लोग उन्हें जानते थे। माइक और एड्रियन हैरान रह गए जब उन्होंने क्रिस्टोफर को जमीन पर असहाय पड़ा देखा। क्रिस, यह तुम्हारे साथ किसने किया? एड्रियन ने चिंतित होकर क्रिस्टोफर से पूछा। एड्रियन और क्रिस्टोफर अच्छे दोस्त थे। वे हस्तिनापुर रैंकिंग के पावर हाउस थे, इसलिए उनमें गर्व की भावना थी। क्रिस्टोफर के हारने के साथ एड्रियन ने महसूस किया कि